हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वंदे रोग स्पेशल टेस्ट के अंतर्गत ये आपका टेस्ट नंबर 5 है और इसमें चैप्टर 5 जो कि आपका पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है उससे टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें देखिए, आपका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए 35 अंक लाना अनिवार्य है। 50 नंबर का ये आपका टेस्ट है, 50 क्वेश्चन इसमें है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की स्थापना की जाती है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982 के तहत या 1983 के तहत या 1984 या 1986। तो इसका आंसर सभी को पता होगा। जो ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन की स्थापना जो की जाती है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की जाती है। डी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता संरक्षण के लाभ है। अब यहाँ पे आपको जैव विविधता संरक्षण के लाभ बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, पौधों और जानवरों की आनुवांशिक विविधता को संरक्षित किया जाता है। यह पृथ्वी पर जीवन समर्थन प्रणालियों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है। जैव विविधता संरक्षण संभावित संसाधनों के सतत उपयोग का आश्वासन देता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ पे देखिए केवल 1 2 2 3 1 3 या सभी। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जैव विविधता संरक्षण किया जाता है उसमें आपका पहला जो ऑप्शन है ये भी सही है, पौधों और जानवरों की आनुवांशिक विविधता को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यहां पर जीवन समर्थन प्रणालियों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है, यह भी सही है। जैव विविधता संरक्षण संभावित संसाधनों के सतत उपयोग को आश्वासन देता है, यह भी सही है। तीनों ऑप्शन यहां पर सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें जैविक एवं अजैविक घटक परस्पर सहयोग से जीवन निर्वहन करते हैं उसको क्या कहा जाता है। यहां पर आपको यह बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी होता है, पर्यावरण होता है या ज्वालामुखी होता है। तो यहां पे देखिए जिसमें जैविक और अजैविक घटक परस्पर सहयोग से जीवन निर्वहन करते हैं वो आपका यहां पर उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसी के अंतर्गत आपका जैविक और अजैविक घटक सब शामिल होते हैं। यहां पर देखिए इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी डिटेल देख लेते हैं। यहां पर देखिए पर्यावरण किसे कहा जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहां पे देखिए आसपास के सभी परिवेश जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, अर्थात सभी तत्व और परिस्थितियां जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, पर्यावरण कहलाती है। यानी ये हमारे आसपास का क्षेत्र जो होता है वो पर्यावरण कहलाता है। इसके अलावा देखिए पारिस्थितिकी क्या होता है, जिसको इकोलॉजी हम लोग कहते हैं, वो विज्ञान की एक शाखा है। ये आपका जो पारिस्थितिकी केवल शब्द जो लिखा गया है वो विज्ञान की एक शाखा है, इसको शाखा माना जाता है, जिसमें जैविक और अजैविक पदार्थों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पढ़ने की जो अध्ययन करने की जो चीज है वो पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है, यानी ये एक सब्जेक्ट है आपका। यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र ये किसको कहा जाता है। तो इसमें जैविक और अजैविक घटक सभी इसमें सम्मिलित होते हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ पर आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल पूरे विश्व स्तर पर भी हो सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESZ में कौन सी विनियमित गतिविधियां हैं। अब यहां से आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कीटनाशकों का उपयोग, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, सड़कों का चौड़ीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इसमें कौन सी विनियमित गतिविधि है। तो यहाँ पे देखिए इको सेंसिटिव जोन जो आपके होते हैं उसमें 3 प्रकार की आपकी गतिविधियां दी गई होती है। एक आपकी प्रतिबंधित होती है, दूसरी आपकी विनियमित होती है जो कि यहाँ पर दिया गया है, और तीसरी आपकी क्या होती है, अनुमत होती है। जो प्रतिबंधित गतिविधियां होती हैं उसको आप ESZ में नहीं कर सकते, यानी पूरी तरह बैन है। जैसे आपका प्रदूषण उद्योग की स्थापना, ये आप ESZ के आसपास या इसके अंदर नहीं स्थापित कर सकते हैं, ये प्रतिबंधित है बिल्कुल। इसके अलावा लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग आप यहां पर नहीं कर सकते, यानी ESZ के अंतर्गत जो लकड़ियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनका काट कर आप व्यावसायिक यानी बड़े स्तर पर पेड़ पौधे नहीं काट सकते हैं। इसके अलावा आरा मिलों की स्थापना आप ESZ के आसपास नहीं कर सकते हैं, ये आपकी प्रतिबंधित गतिविधियां हो गई। दूसरे के अंतर्गत आता है आपका विनियमित। विनियमित में यानी कि इसमें कुछ नियम के अनुसार आपको छूट दी जाएगी, वो गतिविधियां आप कर सकते हैं, यानी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। जैसे आपकी पेड़ काटना का मतलब पूरा नहीं, आप 1 2 जैसे सूखे पेड़ हैं तो उसको नियम के अनुसार काट सकते हैं। इसके अलावा होटल कोई आसपास यदि आप स्थापना करना चाहते हैं जो इको सेंसिटिव जोन के आसपास आप करना चाहते हैं, वो एरिया इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है, तो ये आप अनुमति लेकर कर सकते हैं जिससे पर्यावरण को ज्यादा हानि ना पहुंचे। इसके अलावा कीटनाशकों का उपयोग खेतों में आसपास किया जा सकता है। सड़क का चौड़ीकरण जो होता है, सड़कों का चौड़ीकरण, वो आप यहां पर विनियमित गतिविधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि सड़कें बनाई जाती हैं तो आसपास जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनको वहां पर काटा जाता है, लेकिन वो पेड़ पौधे दोबारा आपके लगाए जाते हैं उससे दुगना। इसके अलावा विद्युत लाइनें जो होती हैं वो इस एरिया से जा सकती हैं। तो ये आपकी विनियमित गतिविधियां हैं जो नियम से या अनुमति लेकर की जाती हैं। तीसरी है आपकी जो अनुमत है, यानी इसमें ये चीजें कर सकते हैं, किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक मिली हुई है। जैसे कि
बागवानी प्रथा का कृषि हो गई आपकी, जैसे आसपास यदि कोई बागवानी कृषि कर रहा है, वर्षा जल का संचयन आसपास कोई कर रहा है तो वो कर सकता है, और जैविक खेती कोई कर रहा है आसपास तो वो कर सकता है। तो ये चीज़ें आप इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 प्रकार की गतिविधियां हैं। अब इसमें विनियमित पूछा गया है, तो विनियमित में देखिए क्या आता है, यहाँ पर देखिए कीटनाशकों का उपयोग इसके अंतर्गत आपका आता है। इसके अलावा बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का स्थापना ये नहीं आता है, सड़कों का चौड़ीकरण आता है, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग नहीं आता है। ये चीज़ें नहीं आती हैं, बाकी 2 चीज़ें आपकी विनियमित में आती हैं। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की स्थापना का कौन सा कारण नहीं है। तो देखिए, शहरीकरण के प्रभाव को बढ़ाने हेतु, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने हेतु, जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों को बचाव करने हेतु, या प्रघात और शोषक के लिए। तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की स्थापना का कारण नहीं आपको बताना है। देखिए, प्रघात और शोषक के लिए भी इसकी स्थापना होती है, ठीक है। जैसे आपका ये एरिया है और इसके बीच में बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, तो उसके बाहर आपकी ESZ की स्थापना की जाती है, तो जो अवशोषक के रूप में ये कार्य करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों का बचाव, ये भी यहाँ पर इसके लिए भी की जाती है। मानव वन्यजीव संघर्ष कम करना, इसके लिए भी की जाती है, और शहरीकरण के प्रभाव को बढ़ाने हेतु इसके लिए नहीं की जाती है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा, कारण नहीं है पूछ रहा, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सभी ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तप्त स्थल का एक उदाहरण नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके, पश्चिमी घाट, अरावली घाटी, सुंदरवन क्षेत्र, या इंडो बर्मा रीजन। तो यहाँ पे देखिए, तप्त स्थल यहाँ पर भारत में 4 मुख्य आपके हैं। अब इसके बारे में यदि आप जानते हैं तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका यहाँ पर देखिए, हिमालयी क्षेत्र, यानी हिमालय का जो पूरा एरिया है उसके अंतर्गत आता है। और इसमें कौन कौन से एरिया शामिल है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, और नॉर्थ और साउथ इंडिया के भी पार्ट इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, पश्चिमी व पूर्वी घाट, दूसरा नंबर जो एरिया आपका आता है वो पश्चिमी व पूर्वी घाट आता है। सभी को इसके बारे में पता होगा, जो आपका भारत का मैप है तो यहाँ पे देखिए, इस साइड आपका पश्चिमी घाट है और इस साइड पूर्वी घाट है, सब यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, तो ये आपका इसके अंतर्गत आता है, तप्त स्थल के अंतर्गत। तीसरा आपका जो है वो आपका यहाँ पर इंडो बर्मा रीजन है। इसके अंतर्गत देखिए, बांग्लादेश से लेकर मलेशिया तक का जो इसमें भाग है वो इसमें सम्मिलित है, और इसमें भारत का छोटा सा हिस्सा केवल शामिल है। इसके अलावा चौथा जो आपका है वो सुंदरवन क्षेत्र, जिसको सुंडा लैंड भी कहा जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। और इसमें आपके आइलैंड आते हैं, जैसे आपका हो गया थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, और भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है चौथे वाले में, जो आपका सुंदरवन क्षेत्र है या सुंडा लैंड है। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार ही भारत का केवल शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें देखिए कौन कौन से आपके तप्त उदाहरण आते हैं। पश्चिमी घाट आता है, बिल्कुल सही है। सुंदरवन क्षेत्र आता है, वो भी सही है। इंडो बर्मा रीजन आता है, वो भी सही है। अरावली घाटी नहीं आती, ये यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट वो क्षेत्र होते हैं जो प्रजातियों से समृद्ध हैं, जो केवल उस क्षेत्र की स्थानिक हैं। वर्तमान में दुनिया में 36 ध्यान रखिएगा इतने हॉटस्पॉट हैं, और भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड, इसको सुंडरलैंड कहा जाता है, यानी वही आपका सुंदरवन क्षेत्र। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तप्त स्थलों के संबंध में असत्य कथन है। जहां विभिन्न प्रकार के फौना और फ्लोरा होते हैं वो तप्त स्थल कहलाते हैं। भारत में मुख्य रूप से 5 तप्त स्थल मौजूद हैं। हिमालयी तप्त स्थल में ये सब चीज़ें शामिल है, भूटान, नेपाल, ये सब। निकोबार क्षेत्र जो होता है वो सुडालैंड हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा गलत है, असत्य पूछ रहा है, तो सभी इसमें हमने अभी आपको ऊपर ही बता दिया। केवल जो ऑप्शन गलत दिख रहा है तो वो आप सही कर दीजिए। जैसे इसमें 5 तप्त स्थल आपको गलत दिख रहे हैं, भारत में कितने हैं, 4 हैं, 5 नहीं है, तो यही गलत है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीआई द्वारा एक क्षेत्र के लिए हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारण में सही है, यानी एक क्षेत्र को हॉटस्पॉट कब निर्धारण उसका किया जाता है। संवहनी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां स्थानिक रूप से होनी चाहिए। इन्होंने अपने मूल पर्यावरण स्थल का 70% हिस्सा बचा लिया हो। इन्हें सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल स्रोत जैसे नदियां और तालाब मौजूद हो। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसका सही हो सकता है, यानी किसके लिए हॉटस्पॉट घोषित की जा सकती है, कौन सा इसमें कारण आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया गया है, केवल 1, केवल 3, केवल 1, 2 या 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखिए जो आपका पहला ऑप्शन है, संवहनी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां स्थानिक रूप से होनी चाहिए, तभी वो हॉटस्पॉट वहां पर बनेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अलावा वो अपने मूल पर्यावरण स्थल का लगभग 70% हिस्सा बचा लिया हो, ये गलत है। 70% हिस्सा नहीं बचाया हो, कम से कम 30%, ठीक है, कम से कम 30% हिस्सा बचा लिया हो, यानी कि 70% से ज़्यादा हिस्सा खो दिया हो। यहाँ पर बचाना नहीं होगा, यहाँ पर खो देना होगा, यानी वहाँ पर जो भी आपकी पर्यावास है वहाँ का
70% जो पहले था वो हिस्सा मतलब नष्ट हो गया हो और 30% से कम बचा हो। ध्यान रखिएगा इसको, ये आपका दूसरा कारण है। तो दो कारण केवल रहते हैं, बाकी ये गलत है, ये गलत है, और ये क्योंकि 70% बचा है तो ये भी गलत है यहाँ पर। तो 3 ऑप्शन गलत होंगे, केवल एक सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका ए, यानी कि एक ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे केवल 2 ही आपके कारण दिए गए हैं हॉटस्पॉट निर्धारण के। 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पति का ह्रास हो चुका हो, यानी कि बचा कितना हो, 30% से कम या 30% से कम ही होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हॉटस्पॉट जैव विविधता के संबंध में असत्य कथन है। अब यहाँ पे आपको असत्य कथन बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है, संपूर्ण विश्व में 33 यानी कि 36 हॉटस्पॉट हैं। ठीक, जैव विविधता हॉटस्पॉट सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में गढ़ा गया। इसके बाद जैव विविधता की 3 श्रेणियां अर्थात आनुवांशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकी 3 होती हैं। जैव विविधता के अंतर्गत जीवाणु तथा कवक भी शामिल किए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए इसको, इसमें देखिए असत्य आपको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन गलत बताना है आपको। केवल एक गलत है, केवल 4 गलत है, 2 और 3 गलत है, या इनमें से कोई नहीं गलत है। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो यहाँ देखिए, संपूर्ण विश्व में 36 आपके हॉटस्पॉट है, सही है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में गढ़ा गया, ये भी सही है। जैव विविधता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, आनुवांशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकी, तीनों सही है बिल्कुल यहाँ पर। और जैव विविधता के अंतर्गत जीवाणु और कवक भी शामिल किए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसमें देखिए सभी चीजें सही हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कौन सा कथन असत्य है, तो कोई भी असत्य नहीं है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, हमने डिटेल दे रखा है, जैव विविधता है और जैव विविधता हॉटस्पॉट है। दोनों में यहाँ कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर कुछ लोग विल्सन को इसमें ला देते हैं और जो है नॉर्मन मायर्स को जैव विविधता में डाल देते हैं। तो ये मत करिएगा। यहाँ पर जैव विविधता अलग चीज़ है और जैव विविधता हॉटस्पॉट अलग चीज़ है। यहाँ पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका जो हुआ था, वो अधिकतर ऑप्शन आपको यही देखने को मिलेगा वैज्ञानिक विल्सन द्वारा। बाकी ये जो आपके हैं वाल्टर सी रोसन, इन्होंने पहली बार गढ़ा था। तो अधिकतर ऑप्शन में आप यही देखने को मिलेगा, तो ये सही कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट जो प्रथम शब्द का प्रयोग किया गया था वो नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। भारत में 5 जैव विविधता हॉटस्पॉट है और इसके नाम दिए गए हैं पूर्वी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, सुंदरवन और इंडो बर्मन रीजन। बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। केवल एक यहाँ पर सही, कौन सा आपको बताना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल एक, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में जैव विविधता आपकी पाई जाती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। भारत में 5 जैव विविधता है, ये गलत है क्योंकि 4 है, अभी हमने आपको ऊपर बताया। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, यानी इसका जो आंसर है सही है, कोई नहीं सही है, ना तो 1 और ना ही 2। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति गठित की गई। कस्तूरी रंगन समिति और MS स्वामीनाथन, रघुराम राजन या गॉडविल, MS स्वामीनाथन या गॉडविल समिति, कस्तूरी रंजन या गॉडविल समिति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा कस्तूरी रंगन और गॉडविल समिति, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप बताइए, इसका क्या होगा। ऑप्शन है आपके, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, जैव विविधता का संरक्षण और पर्यावरण, धरती के लिए जीवन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, जल थल में जैव विविधता पुनर्वास और संरक्षण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 2022, यानी अभी क्योंकि जैव विविधता आपका 2022 का बनाया गया है, तो 2022 की थीम आपकी क्या रही है। ए नंबर इसका सही आंसर है, सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र है कौन सा है। ट्रांस हिमालय है कि मध्य भारत है कि पश्चिमी घाट है कि कोई नहीं है यहाँ जो दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रांस हिमालय, यदि ऑप्शन की बात की जाए सर्वाधिक में कोई एक पूछे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता भारत में मिलती है वो आपकी पश्चिमी घाट में मिलती है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जो आपका मैंग्रोव वन है जो आपका पश्चिम बंगाल में है, उसमें जैव विविधता देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन संवहनी पौधे हैं या पौधा है। शैवाल, मॉस, कवक या फर्ण। तो संवहनी पौधा इसमें बताइए कौन सा है। सही आंसर इसका आपका डी नंबर हो जाएगा, फर्ण इसमें संवहनी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव में स्वपोषी व परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरे शैवाल, जीवाणु, कवक या एक बीजी पत्री पौधे। तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। हरे शैवाल, जीवाणु, कवक या एक बीज पत्री पौधे। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं परपोषी और स्वपोषी दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? मरुद्भिद का मतलब है पानी ना मिलना। तो यहाँ बताइए क्या कारण है इसका? पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। पहाड़ की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो जो मरुद्भिद पौधे क्यों पाए जाते हैं यहाँ पर पहाड़ों पर, जबकि वहाँ पर नमी काफ़ी होती है, जल भी होता है, क्योंकि बर्फबारी होती है, जल तो मिलता ही रहता है फिर भी। तो इसका मुख्य कारण देखिए क्या है? जल तो आता है, बर्फ भी आता है, लेकिन बर्फ जो होता है ढलान के कारण पानी बहकर पूरा बह जाता है, पौधे में संरक्षित नहीं हो पाता है। तो इस कारण से इसका जो मेन ये कारण होगा मरुद्भिद पौधे पाने यानी मिलने का, वो ये कारण है, बी नंबर आपका। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद रोग हेतु यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 9807342092 पर व्हाट्सएप कीजिए। पूरे कंप्लीट नोट्स यहाँ पर हो गए हैं, वीडियो क्लासेस भी हो गई हैं, और टोटल 26 चैप्टर के फुल जो है आपके चैप्टर नोट्स कंप्यूटराइज फॉर्म में ये आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज प्रत्येक चैप्टर का मिल जाएगा, और फुल टेस्ट सीरीज भी आपको 10 मिलेंगे, यानी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपकी चीज़ें हैं, कोर्स अलग अलग है, जो कोर्स आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में प्रजातियों की विविधता में कमी का मुख्य कारण क्या है? शहरीकरण, प्रदूषण, वनों की कटाई, मृदा अपरदन। तो यहाँ पर बताइए क्या मुख्य कारण है? तो जो ट्रॉपिकल जोन होते हैं वो आपके देखिए विषुवत रेखा जो होती है 0 डिग्री, उसके ऊपर कर्क रेखा तक और नीचे मकर रेखा तक, यहाँ तक यानी 23.5 डिग्री ऊपर तक और 23.5 डिग्री नीचे तक, ये सभी आपके ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर मुख्य कारण क्या है? भारत भी आपका ट्रॉपिकल जोन में जो साउथ इंडिया है वो आता है। तो यहाँ पर देखिए प्रजातियों की विविधता में कमी का मुख्य कारण क्या है? शहरीकरण, प्रदूषण, वनों की कटाई या मृदा अपरदन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वनों की कटाई, सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वन की कटाई बहुत ज़्यादा आपका ट्रॉपिकल जोन में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ जो मिलते हैं वो अच्छे होते हैं, सीधे पेड़ मिलते हैं और कई कामों में यूज किए जाते हैं, कई तरह के पेड़ मिलते हैं। इस कारण से वनों की कटाई यहाँ पर हो रही है, जिस कारण से प्रजातियों की विविधता में कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? ऑप्शन है आपके आनुवांशिक विविधता, जातिगत विविधता, भौगोलिक विविधता या पारिस्थितिकी विविधता। तो हमने 3 प्रकार की विविधता आपको ऊपर ही बताई थी अभी। यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है कि धान की जो विभिन्न प्रकार की किस्में हैं वो किसका उदाहरण है? आनुवांशिक विविधता का, जातिगत का है, भौगोलिक का या पारिस्थितिक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो देखिए ये आंसर इसका जो होगा वो आनुवांशिक विविधता होगा। अब किस कारण से होगा तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी विविधता 3 प्रकार की होती है जैव विविधता। एक आपकी आनुवांशिक विविधता होती है, एक होती है आपकी प्रजातीय, और तीसरी होती है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। जो आपकी आनुवांशिक की विविधता होती है, आनुवांशिक, उसमें एक ही प्रजाति होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही प्रजाति लिया गया है, क्योंकि धान कहा गया उसी की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर मतलब एक ही प्रजाति का मतलब है जैसे धान में कई प्रजातियां होती तो होना धान ही चाहिए, बस उसकी क्या किस्में अलग अलग हों। तो यहाँ पर मतलब वही है, यहाँ पर किस्में अलग अलग कर दे रहा है। देखिए किस्में, तो यहाँ पर ये आपका आनुवांशिक विविधता के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रजातीय विविधता क्या होती है? तो प्रजातीय विविधता एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशेष कोई यानी एक ही एरिया है, उसमें प्रजातियों की संख्या या विविधता को संदर्भित करता है। यानी इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें हैं, जैसे आपका तालाब है पारिस्थितिक तंत्र, तो तालाब में जो चीज़ें मिलती हैं, मछली हो गया आपका जो है शैवाल हो गए, ये सब चीज़ें मतलब उसी के अंतर्गत अलग अलग चीज़ें मिल रही हों, उसमें भिन्नता हो, वो आपका प्रजातीय विविधता के अंतर्गत आता है। और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता में देखिए क्या आता है, अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे अब जल पारिस्थितिकी तंत्र एक अलग है, जैसे समुद्र हो गया, तालाब हो गया, और स्थल पारिस्थितिकी तंत्र अलग है, जैसे जंगल हो गया। तो अब इनको मिला लीजिए, इन सबको मिला लीजिए, वो आपका इसके अंतर्गत आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषुवत रेखीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में या ध्रुवीय प्रदेश में सबसे कम कहाँ पाई जाती है जैव विविधता? तो देखिए सबसे कम जो जैव विविधता पाई जाती है सबसे ज्यादा आपका विषुवत रेखा प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए उपोष्ण आता है, फिर शीतोष्ण आता है, और सबसे कम आपकी जो मिलती है वो ध्रुवीय प्रदेशों में मिलती है। ना के बराबर यहाँ पर होती है, लेकिन बस आप ना के बराबर मान सकते हैं, यानी सबसे लास्ट में यही आता है। ध्रुवीय प्रदेश जैसे आपका आर्कटिक हो गया, ठीक है, अंटार्कटिक हो गया, जिसपे बर्फ जमा रहता है। पृथ्वी के जो आपके दोनों ध्रुव हैं उस पर आपकी जैव विविधता सबसे कम मिलती है। तो ये इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है, यानी कि एक भी जैव विविधता क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर देखिए उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यूरोप ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी हॉट स्पॉट स्थल नहीं यहाँ पर पाए जाते हैं। टोटल विश्व में 36 है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, भारत को अत्यधिक जैव विविधता वाले देशों में गिना जाता है। भारत इसके लिए मतलब भारत में कौन जिम्मेदार है? सघन वनों की उपस्थिति, प्राकृतिक आवास की विविधता, भौगोलिक विविधता। तो बताइए यहाँ पर क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन है आपके 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। भारत में अत्यधिक जैव विविधता होने का कारण है सघन वनों की उपस्थिति, ये भी है, प्राकृतिक आवास की विविधता है, यानी अलग अलग आवास भी है प्रजातियों की, जीव जंतुओं की, तो ये भी है, भौगोलिक विविधता भी है,
क्योंकि आप समझ सकते हैं पूरे भारत में कितनी ज़्यादा भौगोलिक विविधता है। कहीं पूरे मैदान है तो कहीं पूरे पर्वतीय है, कहीं पूरा पहाड़ी इलाका है, कहीं वर्षा वन वाला क्षेत्र है तो कहीं मैंग्रोव क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा विविधता है। तो तीनों कारण यहाँ पर जिम्मेदार हैं जैव विविधता के लिए। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जर्मनी, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका दिया गया है। तो देखिए टोटल 17 जो देश हैं वो जैव विविधता लिए हुए हैं, 36 पॉइंट टोटल है, मतलब क्षेत्र हैं 36। तो इन 17 में भारत का जो स्थान आता है वो लगभग 7 या 8 में आता है। और उससे ऊपर इसमें ऑप्शन में बात की जाए तो जर्मनी नहीं है और ना ही दक्षिण अफ्रीका है, चीन है भारत से आगे। तो चीन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसका हमने डिटेल दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं या जैव विविधता को क्या कहते हैं? जो स्थानीय जैव विविधता होती है, गामा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता या एक्स जैव विविधता। तो बताइए इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें गामा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता या एक्स जैव विविधता। तो इसमें बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो अल्फा जैव विविधता, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो जैव विविधता होती है उसके प्रकार देख लेते हैं। जैव विविधता आपकी 3 तरीके की होती है, 3 तरीकों से इसको मापा जाता है, अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता। पूरी डिटेल हमने यहाँ पर आपको दे रखी है, इसको आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, जिससे आपको यहाँ पर पूरे तीनों जैव विविधता समझ में आ जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आप यहाँ पर आसानी से कर लेंगे। अल्फा है, बीटा है, गामा है। अल्फा के अंतर्गत एक ही समुदाय यानी एक ही आवास के अंतर्गत जितनी भी प्रजातियां आपकी आती हैं और मतलब उनका एक ही स्थान हो, उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें शामिल हो वो अल्फा के अंतर्गत आती है। बीटा में ये बदल जाता है और गामा में, और पूरा ये दोनों मिला दिया जाए तो आपका गामा में बनता है। यानी इन दोनों को चीज़ें, जो चीज़ें आती हैं अल्फा और बीटा में, वो चीज़ें आपकी जहां मौजूद हो वो गामा विविधता कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पश्चिमी घाट के संवर्धन हेतु सरकार को उपाय सुझाने हेतु माधव घाट के पैनल का गठन किया गया। इस पैनल द्वारा की गई संस्तुतियों में शामिल है समुचित पश्चिमी घाट को संवेदनशीलता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। गोवा में पश्चिमी घाट पर खनन को कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए। तो बताइए इसमें क्या शामिल था? तो ये भी आपका देखिए शामिल नहीं था, क्योंकि गॉडविल समिति जो आपकी बनी थी पैनल, उसमें ये भी आपका नहीं था 4 भागों में बांटना, और ना ही ये था। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत है, डी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? कच्छ का रण, राजस्थान, भारत, एशिया। तो यहाँ पर बताइए बीटा जैव विविधता की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। भारत पूरा मिला लिया जाए तो वो बीटा जैव विविधता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता सामुदायिक स्तर पर जीवों के गुणों के विकास के लिए आवश्यक होता है। यह विविधता जब प्रजातियों के स्तर पर होती है तो इसे प्रजातीय जैव विविधता की संज्ञा दी जाती है। प्रजातीय जैव विविधता के मूल्यांकन में जीवों की संख्या को प्रमुखता दी जाती है। तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है आपके केवल एक और 2, केवल 3 या ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जैव विविधता समुदाय के स्तरों पर जीवों के गुणों के विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जीवों के गुणों का विकास कब होगा? जब समुदाय के स्तर पर आपकी जो है जैव विविधता मिलती हो। इसके अलावा यह जैव विविधता प्रजाति के स्तर पर होती है, बिल्कुल सही है। प्रजातियां अलग अलग होंगी तभी आपकी जैव विविधता होगी। इसे प्रजातीय जैव विविधता की संज्ञा दी जाती है, तो इसे प्रजातीय जैव विविधता कहा जाता है, सही है। प्रजातीय जैव विविधता के मूल्यांकन में जीवों की संख्या की प्रमुखता दी जाती है, ये भी सही है, क्योंकि जितने प्रजाति के जीव जितने ज़्यादा होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा जैव विविधता है। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इसको भी तीनों ऑप्शन आपके सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा, बीटा, गामा या नैनो। देखिए वैश्विक यानी विश्व स्तर की, यानी तो भारत को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा के अंतर्गत रखते हैं। तो वैश्विक जैव विविधता को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर गामा जैव विविधता कहा जाएगा, जिसमें आपका अल्फा और बीटा दोनों शामिल हो, यानी कि वैश्विक हो जाए, पूरे स्तर पर पूरा शामिल कर लिया जाए, वो आपका गामा होता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र की विशेष जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए सभी को इसका ऑप्शन पता होगा, शीत स्थल, तप्त स्थल, हरित स्थल या लाल स्थल। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा संवेदनशील स्तर भी होता है और जीवों की प्रमुखता भी होती है, उसको हॉट स्पॉट बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा सभी को। इसको हिंदी में तप्त स्थल कहते हैं। सी नंबर यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? जैव विविधता के लिए संकट कौन हो सकता है? वैश्विक तापन, आवास का खंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो इसमें बताइए सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन आपके दिए गए हैं केवल 2 3, 1 2 3, केवल 1 4 या 1 2 3 4 सभी। तो बताइए, देखिए वैश्विक तापन यहाँ पर जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, बिल्कुल सही है। आवास का विखंडन का मतलब है उनकी आवास पर कब्जा, मतलब उनको वहाँ से बेदाखिल कर देना, हटा देना। तो ये आपका ये भी कारण है जैव विविधता पर संकट हो जाएगा। विदेशी जाति का संक्रमण, अब विदेशी प्रजाति आएंगी तो जो वहाँ की स्थानीय प्रजाति हैं उनका क्या हो जाएगा? उनको मार डालेंगी या इनमें कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, उनकी संख्या में कमी आएगी। तो ये भी आपका ऑप्शन है, जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। शाकाहार को प्रोत्साहन देना, ये आपका जैव विविधता में नहीं शामिल है। शाकाहार का प्रोत्साहन जो है वो जैव विविधता के लिए संकट नहीं है यहाँ पर। तो इसका जो है डी नहीं होगा, बाकी 1 2 और 3
यहाँ पर हो सकते हैं संकट, 1, 2 और 3। इसका जो सही आंसर आपका होगा बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर आपकी डिटेल वही दी गई है किस कारण से जैव विविधता पर खतरा है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से या जल प्रदूषण से। तो बताइए सबसे ज़्यादा किससे खतरा है? तो सबसे ज़्यादा खतरा है उनके जो निवास स्थान और वनस्पतियों के विनाश से, जो यहाँ पर मानव गतिविधियों द्वारा नष्ट होती हैं। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता के लिए बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है जैव विविधता को बढ़ोतरी के लिए। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु या पोषण स्तरों की कम संख्या। तो यहाँ पे देखिए पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता के लिए बढ़ोतरी के लिए कौन नहीं उत्तरदायी है? ये तो उत्तरदायी है आपका तंत्र की उत्पादकता, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जैव विविधता फैलेगी, तो ये उत्तरदायी है। ये भी आपका मध्य व्यवधान भी उत्तरदायी है। पारिस्थितिक तंत्र की आयु भी जितना ज़्यादा पुराना होगा ये भी आपका उत्तरदायी है, वो भी आपकी यहाँ पर बढ़ाएगी जैव विविधता। लेकिन यहाँ पर पोषण स्तरों की कम संख्या, पोषण स्तर वही आपका होता है प्राथमिक, द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर चतुर्थ, फिर पंचम। पंचम स्तर पे आपके सबसे ऊपर कौन होता है? सर्वाहारी होता है। तो यहाँ पोषण स्तरों की कम संख्या होने से ये जैव विविधता पे असर कोई नहीं डालता, क्योंकि यहाँ पर प्रजातियों की संख्या होनी चाहिए। अब वो किस स्तर पर हो इससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। कम स्तर पर भी होंगी, यानी कि पहली यानी कि जो घास की प्रजातियां हो गई, जो उत्पादक होते हैं, इसके बाद उपभोक्ता होते हैं, तो 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3 तक इतनी संख्या भी है पोषण स्तरों की, तो भी जैव विविधता वहाँ पर माना जाएगा, यानी कि वो बढ़ोतरी होगी। बाकी ज़्यादा नहीं कि 4-5 तक जाए पोषण स्तरों की संख्या। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पोषण स्तरों की अधिकतम संख्या 4 हो सकती है। 5वां यहाँ पर मुश्किल है, बहुत कम जगह पाया जाता है, रेयर मिलता है, इसलिए 5वां नहीं माना जाता। 4 तक हाई होता है, क्योंकि यही सर्वाहारी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, उत्तरदायी नहीं है पूछा गया, तो ये डी वाला नहीं उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन किन 2 सहजीवी जीवों से बना है? ऑप्शन आपके कवक और शैवाल, कवक और जीवाणु, शैवाल और मिट्टी, शैवाल और पौधे। तो बताइए किससे मिलकर बना है लाइकेन? तो यहाँ पे देखिए जो लाइकेन बना है आपका, वो यहाँ पर कवक और शैवाल 2 सजीव जीवों से बना है। यहाँ पर लाइकेन जो आपके जल में होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके ऑक्सीजन लेवल की जो है पुष्टि करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ए नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता शब्द का संकल्पनात्मक रूप से प्रयोग सर्वप्रथम कीट वैज्ञानिक ई.ओ. विल्सन ने किया था। मानव जीवन के प्रारंभ से ही पृथ्वी पर जैव विविधता के मामले में अत्यधिक संपन्न थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन का आपका कौन सा सही है बताइए, क्योंकि यहाँ पर सही आपको बताना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1-2 सही है, यानी कि दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग किया था कीट वैज्ञानिक ई.ओ. विल्सन ने किया था यहाँ पर, और शुरू से ही जैव विविधता आपकी यहाँ पर जो है मामले में पृथ्वी जो है अत्यधिक संपन्न रही है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी सी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जैव विविधता के बारे में यहाँ पर पूरा बता रखा हमने, इसको आपको ऊपर भी हमने बताया था, तो एक बार और पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडलीय कारकों से उत्पन्न जैव विविधता को आनुवांशिक जैव विविधता की संज्ञा दी जाती है। आनुवांशिक जैव विविधता पारिस्थितिकी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए क्या सही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे देखिए वायुमंडल केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही आंसर होगा। देखिए वायुमंडलीय कारकों से उत्पन्न जैव विविधता को आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं, सही है। इसके अलावा आनुवांशिक जैव विविधता पारिस्थितिकी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करती है, परिवर्तन करती है नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, यानी करती है, यानी ये गलत है आपका ऑप्शन, यानी सही नहीं है। तो यहाँ पे केवल 1 सही है आपका, ए नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आनुवांशिक विविधता हमने आपको ऊपर ही बताया था 3 प्रकार की होती है। जैव विविधता जो होती है आपकी विविधता, वो 3 प्रकार की होती है, आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा। 22 मई, 21 मई, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसका इसमें सही बताना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन है पारितंत्रीय जैव विविधता के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, प्राकृतिक आवास तथा प्रक्रियाओं के मध्य अंतर को शामिल किया जाता है। पारितंत्रीय जैव विविधता का परिसीमन करना बहुत आसान है, क्योंकि पारितंत्रों की सीमाएं सुनिश्चित करना आसान होता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल यानी कि 1-2 दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो है पारितंत्रीय जैव विविधता के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, प्राकृतिक आवास तथा प्रक्रियाओं के मध्य अंतर को शामिल किया जाता है। यानी कि कितने प्रकार हैं, कितने प्राकृतिक आवास हैं, इन सब में जो अंतर है वो सब शामिल किया जाता है। जितना ज़्यादा अंतर होगा उतनी ज़्यादा जैव विविधता होगी, अलग अलग प्राकृतिक आवास होंगे, जितना ज़्यादा अंतर मिले, जितने ज़्यादा प्रजाति मिलेंगी, उतनी ही ज़्यादा जैव विविधता होती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए
पारितंत्रीय जैव विविधता का परिसीमन करना बहुत आसान है। परिसीमन का मतलब है क्षेत्र का निर्धारण करना। अब क्षेत्र का निर्धारण जो है ये यहाँ पर देखिए, क्योंकि पारितंत्रों की सीमाएं सुनिश्चित करना बहुत आसान है, गलत है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। पारितंत्र की जो सीमाएं हैं और कहाँ तक जैव विविधता है, ये सीमांकन करना यानी उनको जो है ये मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एरिया में आपके पारितंत्रीय जैव विविधता होता है और उसमें एक लकीर खींचकर आप नहीं बता सकते कि यहीं तक सीमित है, हो सकता है उसके आगे भी तक भी हो, तो आप पूरा इसको मतलब परिसीमन इसका नहीं कर सकते कि इतने के अंतर्गत ही जैव विविधता केवल है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मतलब परिसीमन करना आसान नहीं होता है, कर तो सकते हैं लेकिन इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको जो है रिसर्च करना पड़ता है पूरी प्रजातियों का और फिर सीमा का एक निर्धारण करना होता है, तो इसलिए आसान नहीं है। तो केवल एक सही है, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता हॉटस्पॉट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तरी व मध्य अमेरिका, मध्य एशियाई क्षेत्र, अफ्रीकी क्षेत्र या एशिया प्रशांत? तो सबसे इसका सिंपल आंसर आपका क्या हो, सभी को पता होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। पेड़ पौधे पक्षियों की प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा यहीं पर है और जो है आपके जीव जंतु हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यानी कि इसका डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र अत्यधिक संपन्न जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है? प्रवाल भित्ति क्षेत्र, आर्द्रभूमि क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण घास के मैदान, पश्चिमी यूरोप? तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको बताना क्या है, अत्यधिक संपन्न बताना है। इस शब्द को जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अत्यधिक संपन्न में कौन कौन आता है? ऑप्शन आपका देखिए दे दिया गया है, 1 2 4, 1 2 3, 1 2 3 4, यानी सभी। नेक्स्ट यहाँ पर ये सभी भी दिया गया है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? तो यहाँ पे देखिए, प्रवाल भित्ति के क्षेत्र जैव विविधता लिए होता है, कई तरह के प्रवाल होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो है प्रजातियां यानी मछलियों की बहुत ज़्यादा प्रजातियां होती हैं। अन्य भी जो आपके समुद्री जीव होते हैं वो प्रवाल के आसपास ही रहना पसंद करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता आपकी यहाँ पर मिलती है। आर्द्रभूमि क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर भी जीव जंतुओं से लेकर काफ़ी चीज़ों की प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं, पेड़ पौधों की, लताओं की, तो ये भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में विविधता लिए रहता है जैव विविधता। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और वर्षा वन है, वर्षा वन में आपका क्या नमी वाले क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ ज़्यादा होती हैं, जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मिलते हैं, तो ये भी सबसे ज़्यादा लिए रहता है प्रजाति विविधता। तो यहाँ पे 3 ऊपर वाले तो हैं जिनमें सबसे ज़्यादा है, बाकी शीतोष्ण यानी ठंडे के रूप में जाइए थोड़ा ऊपर लेवल में, तो जैसे जैसे आप देखिए ये आपकी विषुवत रेखा है, इसके जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे यहाँ पर जैव विविधता कम होती जाएगी। इसके पास रहेंगे, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, तो सबसे कम कहाँ पे होती है? ध्रुवों पे, नाम मात्र की होती है। शीतोष्ण जो होते हैं उसके नीचे यानी ये वाले एरिया में होते हैं, तो यहाँ पर भी कम होता है, अत्यधिक मात्रा में नहीं होता है शीतोष्ण में। और यूरोप में तो है ही नहीं आपका कोई भी जैव विविधता वाला केंद्र, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो 4 और 5 जो है इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी 1 2 और 3 ये ऑप्शन देखिए किसमें है, तो बी नंबर में है, बी नंबर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इको सेंसिटिव जोन से संबंधित है? पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था, उसमें पूछा गया था कि इको सेंसिटिव जोन की स्थापना होती है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की जाती है। इसमें धारा पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन दिया गया है, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। तो 1 नंबर में धारा 3 है, 2 नंबर में धारा 5 है, 3 नंबर में धारा 2 है, और 4 नंबर में धारा 1 है। तो बताइए कौन सी संबंधित है? 1 और 2 सही है, यानी कि पहले ऑप्शन में। बी में है 1 और 3, यानी कि ये और ये। सी में है 2 और 3, यानी कि कौन सा आपका हो जाएगा? 2 ये है और 3 ये है, या डी ये सभी सही है यहाँ पर। तो देखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा यहाँ पर 3 है और धारा 5 है, ये दोनों आपकी इको सेंसिटिव जोन से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 और 5 किस में है? 1 नंबर में है और 2 नंबर में है, 1 और 2, तो ए नंबर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पर डिटेल इसका देख लीजिएगा। अधिनियम की धारा 325 के अनुसार केंद्र सरकार कुछ क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर सकती है और वहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं रोक सकती हैं और उसको क्या इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत ला सकती है। तो ये आपकी धारा 2 हो गई, 3 हो गई और ये आपकी 5 हो गई, दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भौगोलिक तटबंध, जैव भौगोलिक तटबंध है, ये ध्यान रखिएगा, जैव भौगोलिक तटबंध। इसके अंतर्गत हिमालय प्रदेश के अंतर्गत कथनों पर विचार कीजिए। इसके पश्चिमी क्षेत्र का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड तक है। इन क्षेत्रों में घास के मैदान विशेषकर उत्तराखंड में मर्ग के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इनके पूर्व भाग की जलवायु अधिक आर्द्र है तथा यहाँ पतझड़ और कोरधारी वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बताइए सही कौन सा है? ऑप्शन आपके केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 3 सही है, या ये सभी सही है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए जो है, इसके पश्चिमी क्षेत्र का विस्तार जो आपका जैव भौगोलिक तटबंध हिमालय वाला है, उसका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सभी में विस्तार है। ठीक है, वो हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। नेक्स्ट इसका है घास के मैदान जो इसके अंतर्गत आते हैं उनको मर्ग कहा जाता है उत्तराखंड में। ये गलत है, क्योंकि जो घास के मैदान मर्ग होते हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड में बोल रहा है, तो ये गलत है। बाकी ये वाला तीसरा सही है आपका, तो केवल 1 और 3 सही है यहाँ पर, यानी सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पर भारत में 4 हॉट स्पॉट जो है उसका भी नाम यहाँ पर दे दिया गया है। इसको आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, इनमें सभी। देखिए बाह्य स्थानीय संरक्षण और जो है अंतर स्थानीय संरक्षण वो आप नेक्स्ट चैप्टरों में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है तो यहाँ पर आप इसका सही आंसर बताइए। पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान या बीज बैंक जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बीज बैंक जो होते हैं वो बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखिए यानी इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर बाह्य स्थानीय जिसको ex-situ कहा जाता है संरक्षण क्या होता है? इसका आशय होता है वनस्पति या जीवों की उनकी प्राकृतिक आवास या मूल वातावरण के बाहर एक अलग स्थान पर संरक्षित करना। ये आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। यानी कि जो उनका मूल स्थान यानी जहाँ पे वो रहते थे उनको ले जाकर दूसरी जगह रख देना, दूसरी जगह, जिससे उनकी क्या प्रजाति बची रहे। यहाँ पर मान लीजिए जहाँ वो रह रहे थे कम है या उन पे खतरा में डरा रहा है जानवर, उनको क्या कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उनको ले जाकर दूसरी जगह संरक्षित कर दिया जाता है। उनके एक प्रकार से आवास बना दिया जाता है जिससे में वो रहें और अपनी प्रजाति की संख्या बढ़ाएं। वो आपका जो होता है ex-situ होता है, यानी कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डाल देना। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर होता है in-situ जो अंतर स्थानीय या स्वस्थानीय संरक्षण होता है। इसका असर वनस्पति या जीवों का उनकी प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना, यानी जहाँ पर वो रह रहे हैं वहीं पर एक एरिया आपने बना दिया कि ये संरक्षित एरिया है, किसी को भी इसमें आने जाने की मतलब आवाजाही यहाँ पर प्रतिबंधित है, तो वो आपका क्या होता है? इन स्थानीय होता है, यानी कि in-situ संरक्षण होता है, अंतर स्थानीय या स्वस्थानीय संरक्षण होता है ये वाला। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो प्रजातियां हैं वो नष्ट ना हो, तो ये आपका in-situ होता है संरक्षण। दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विशेषताएं भारत में विद्यमान किस जैव भौगोलिक गठबंध की हैं? ऑप्शन आपके आर्कियन युग है। आर्कियन युग की चट्टानें यहाँ पर हैं। भारत में सबसे अधिक क्षतिग्रस्त वन यहाँ पर मिलते हैं। भारत की प्रमुख वनस्पति सागौन, तेंदुसाल तथा शीशम यहाँ पर मिलते हैं। भारत के अधिकतर भाग पर फैला हुआ है, तो बताइए कौन सी चीज़ है वो? पश्चिमी घाट है कि दक्कन का प्रायद्वीप है, गंगा का मैदान है या तटीय प्रदेश है? तो यहाँ को इसको आप चारों को ऑप्शन के हिसाब से लीजिए। पश्चिमी घाट यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये जैव विविधता लिए हुए है, कहीं भी काट छांट नहीं है, जबकि यहाँ पर और ना ही यहाँ पर कोई आर्कियन युग की चट्टान है, तो इसके अंतर्गत ये नहीं आएगा। और क्षतिग्रस्त वन भी नहीं, यहाँ पर सब अच्छे खासे वन है, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पर पश्चिमी घाट। दक्कन प्रायद्वीप बचता, गंगा का मैदान में ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, तटीय प्रदेश में भी ये सब चीज़ें लागू नहीं होती हैं, तो एक ही चीज़ आपका बचता है दक्कन का प्रायद्वीप, इसी में ये सब चीज़ें हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्कटिक परिषद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? ये एक अंतर सरकारी मंच है, ये अपने निर्देशों और सिफारिशों को लागू नहीं कर सकता है, पारित नहीं कर सकता है। भारत वर्तमान में आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है, तो बताइए कौन सा सही है? अंतर सरकारी मंच है, बिल्कुल सही है। अपने निर्देशों को ये यहाँ पर पारित नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है, ये भी सही, तीनों सही है। तो इसका जो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी नंबर इसका आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में विश्व में जैव विविधता के संवेदनशील हॉटस्पॉट कितने हैं? जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र या स्थान उसको हॉटस्पॉट कहा जाता है, कितने हैं? 34, 36, 38 या 40? तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 36 है टोटल, तो बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा साधन नहीं है जहां भारत में पारिस्थितिक रूप से अद्वितीय और जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कानूनी रूप से संरक्षित हैं? तो बताइए कौन सा है? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव सफारी उद्यान? तो कानूनी रूप से जो संरक्षित यहाँ पर होते हैं वो आपके यहाँ पर वन्यजीव सफारी उद्यान होते हैं, जहाँ पर क्या पारिस्थितिक रूप से अद्वितीय और जैव विविधता संपन्न क्षेत्र होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विलुप्त प्राय प्रजातियों में किसका प्रतिशत सबसे अधिक है? उभयचरों, पक्षियों, कीटों या स्तनधारियों का? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा प्रतिशत यहाँ पर आपका उभयचरों का है, ए नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है जैव विविधता भूमध्य रेखा से बढ़ने पर बढ़ती है, जैव विविधता उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर बढ़ती है, पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान रूप से पाई जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखिए, जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर बढ़ती है। देखिए भूमध्य रेखा ये आपकी है विषुवत रेखा, तो इसकी ओर आएंगे तो बढ़ती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उच्च अक्षांशों की ओर यानी ऊपर की ओर बात कर रहा है, बढ़ने पर बढ़ती है गलत है। जैव विविधता एक समान है नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो एक केवल सही है, ए नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय की खासी व जयंतिया पहाड़ियों में, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में या उपरोक्त सभी में? तो बताइए कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पवित्र उपवन आपके इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक जैविक खाद रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर पाया गया है, इसका कारण क्या है? रासायनिक उर्वरक कम उत्पादक होता है, जैविक उर्वरक अधिक उत्पादक होता है, जैविक उर्वरक भू उर्वरता को बनाए रखता है,
रासायनिक उर्वरक विषैला होता है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे देखिए जैविक खाद जो रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। इसका कारण है कि जैविक उर्वरक की जो होता है वो भू उर्वरता बनाए रखता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जारेन डायमंड ने जैव विविधता के नुकसान के 4 प्रमुख कारण जिनको दुष्ट चौकड़ी कहा है, यानी 4 कारण बताए उन्होंने। तो यहाँ पर बताइए इस विकल्प में वो कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पर्यावास हानि और विखंडन, प्रदूषण, अत्यधिक दोहन या सविलोपन। तो जैव विविधता के नुकसान के 4 कारणों में जिनको दुष्ट चौकड़ी कहा गया है, आपका इसमें बताइए कौन सा शामिल नहीं है। तो 4 कारण कौन कौन से हैं? पर्यावास हानि और विखंडन ये आपका शामिल है, अत्यधिक दोहन ये भी आपका शामिल है, सहविलोपन ये भी आपका शामिल है, यहाँ पे जो आपका प्रदूषण है ये इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर यहाँ पर ए दिया गया है ये गलत है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बी यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान रखिएगा इसको। और 4 जो होते हैं उसको हम जान लेते हैं दुष्ट चौकड़ी कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण हानि और विखंडन उसमें शामिल था, अत्यधिक दोहन भी दिया गया था और सविलोपन भी दिया गया था। चौथा आपका जो है वो विदेशी प्रजातियों का संक्रमण। ये 4 चीज़ें आपकी हैं जो जैव विविधता के लिए खतरा है। तो ये आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। कौन जैव विविधता की हानि का परिणाम नहीं है? ऑप्शन है आपके पादप उत्पादन में कमी, पर्यावरणीय समस्याओं जैसे सूखों के लिए कम प्रतिरोध, पादप उत्पादकता जैसे पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं में परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है, या चौथा ऑप्शन है कीट और रोग चक्र जैसे कुछ पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं में परिवर्तनशीलता में कमी। तो बताइए इसका क्या असर पड़ता है जैव विविधता में कमी का? इन चारों में से बताइए क्या असर पड़ता है, आपको ये बताना है। इसको देख लीजिए एक बार सही से और इसका कमेंट करके आप बताइए। इसके साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए भी बताइए, और वीडियो हम लाएंगे उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।